हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रहे हैं हम। हमारा बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स मैम ले रही हैं, ख्वाहिश मैम, आप डेफिनेटली देख सकते हो उनको भी। उसी रिवीजन सीरीज में हमारा एनवायरनमेंट का ये फिफ्थ यानी कि लास्ट लेक्चर होगा। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि आप यहाँ तक आ गए हैं। कंग्रेचुलेट कीजिए खुद को। चीजों को रिवाइज करते रहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा, बहुत सारा डेटा, डेफिनेटली दिक्कत होती है याद करने में। अग्री कर रहे हैं हम इस बात से। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो इतना अच्छे से करके जाइए। बाकी सब कुछ इकट्ठा करने पे ध्यान मत दीजिए। ये एक बाइनियल पब्लिकेशन होता है, आप जानते हैं 2 साल में एक बार आती है। एफएसआई इसको पब्लिश करता है। 18वीं रिपोर्ट है, 1987 से रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। 18वीं पूछेगा, ये भी शायद नहीं पूछेगा। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है? इंडिया का जो ग्रीन कवर है वो 25% एक्सीड किया है। 25% से ज्यादा हो गया है, मतलब नाउ इट इज 2517। अब इन फिगर्स को याद करने का कोई तरीका नहीं है। 25-17, 25-17 ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, वेस्टर्न घाट, घाट है घट, वेस्टर्न घट घटा है, ऐसे याद करो। 58.22 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लॉस्ट हुआ है पिछले 10 सालों में। नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं 8% से कम है इंडिया का टोटल लैंड एरिया, लेकिन वहां पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। ट्री और फॉरेस्ट कवर बहुत ही बढ़िया है। मिजोरम ऐसा अकेला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पे इंक्रीज हुआ है, मतलब बाकी सब में घटा है। क्लियरली पूछेगा तो सिर्फ घटा है एक्सेप्ट फॉर मिजोरम। ठीक है, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। अब जो कार्बन स्टॉक है वो इतना हो गया है, 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। एडिशन कार्बन सिंक अचीव किए गए हैं। और टारगेट क्या है आपको ये याद करना है। टारगेट ये है, पूछेगा क्वेश्चन तो इसी पे पूछेगा। ठीक है, टारगेट आपका ये है 2.5 से 3 बिलियन टन बाय 2030। ईयर याद रखना, 2030। 2045 भी लिखा आ सकता है, नो, 2030। एक्सटेंट ऑफ बैम्बू बेरिंग एरिया जो है वो आपका 154670 स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 154,670 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, देखो 456, 546 7 आ गए, 1 और 0 कोने में लगा लो और 6 7 ऐसे करके याद कर लो। बैम्बू बेरिंग एरिया, BBA। BBA करेंगे, 1 से 0 लिख लेंगे और फिर ये गिनती ऐसे लिख देंगे। याद आ जाएगा, देख के मैं बता रही हूँ। यहाँ कैसे याद करें मैम? अरे भाई, रोते रोते भिगोते नहीं पेपर क्लियर होते हैं। पेपर क्लियर होते एकदम जोश के साथ के रहेगा मैम याद, ऐसे लिखो कमेंट में। अब एक बात सुनो, यहाँ पे एक वर्ड आया कार्बन स्टॉक। क्या होता है ये? कार्बन स्टॉक पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टॉक कितना बड़ा है ये पूछे ना पूछे, टारगेट इंपॉर्टेंट है पहली चीज। क्या होता है कार्बन स्टॉक ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इजी वर्ड्स में बताऊंगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कोई जगह, जंगल, मिट्टी, ओशन, एनवायरमेंट, कोई भी जगह है, वहां पे जितना कार्बन जमा है, जितना कार्बन जमा है उसको कहते हैं कार्बन स्टॉक, CF। कहाँ पे है ये कार्बन स्टॉक? नाम लो आप चीजों का। फॉरेस्ट, वेजिटेशन, सॉइल, ओशन, एटमॉस्फेयर। ओशन में कहाँ से आया? ओशन में CO2 घुलती है और जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं उनके शरीर में भी मौजूद है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा होगा। जितना ज्यादा कार्बन स्टॉक होगा उतना कम CO2 हवा में जाएगा। सिर्फ से इसको लिंक करो CO2 से। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस। क्या करती है ये? जाओ लेक्चर पे पीछे, याद आ जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल सी बात है, कार्बन स्टॉक बचत खाता है। बचत खाता किसका? माँ का, धरती माँ का, जहां कार्बन जमा है। जितना ज्यादा जमा होगा उतना बढ़िया, उतना कम प्रदूषण होगा। सिंपल सी बात ये है। कार्बन सिंक क्या होता है फिर? व्हाट इज कार्बन सिंक? कोई भी नेचुरल या मैन मेड जगह, सिस्टम, तंत्र जो हवा से CO2 खींच के अपने अंदर जमा कर ले, ध्यान रखना, उसको कार्बन सिंक कहेंगे। तो क्या ये कार्बन स्टॉक वाली जगह भी कार्बन सिंक है? बिल्कुल है। जंगल, ओशंस, मिट्टी, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स सब हैं। तो कार्बन सिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक वो तो खाता है, स्टॉक तो खाता है। सिंक कार्बन बैंक है जो हवा से कार्बन जमा करता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। हवा से कार्बन कम, ग्लोबल वार्मिंग कम, ऐसे करके कुछ भी थोड़ा राइम करके बना लिया करो।
फिर से आ जाते हैं अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट पे वापसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्या बढ़ा है। देखिए, एक होता है एफसी, एक होता है टीसी। एफसी टीसी को प्लस करके एक डेटा आता है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, फॉरेस्ट कवर है 715,342.61, ऐसे हिंदी में याद किया करो। कितना है? 21.76। जितना ग्रीन कवर बढ़ा है, 25 पॉइंट था ना, ये रहा ऊपर एक साथ, ये 21.76 है, उससे कम है, याद रखना। ठीक है, ट्री कवर इतना है, 3.141% है, इनको प्लस करो तो ये आ जाएगा, ये रहा देखो, ये एक्सीड होके बन गया ये। समझ आई बात? मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी यहाँ पे चीज। स्क्रब्स वगैरह, ये श्रब्स होंगे, ये 1.33 है, झाड़ी पूछ लेता है कई बार। नॉन फॉरेस्ट एरिया देखो भाई, बचा हुआ तो माइनस कर ही लोगे ना, ऐसे आ जाएगा वो, ये परसेंटेज ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ये स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया। अच्छा, 2021 के कंपैरिजन से पूछता है कई बार सवाल, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 1445, 1445, 1445। फॉरेस्ट इंक्रीज इतना है, ट्री कवर इतना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट इंक्रीज देख लो, इतने किलोमीटर स्क्वायर का है, 156.41। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आ सकता है सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये आप याद कर सकते हो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। थोड़ा मैप से भी लिंक कर सकते हो चीजों को, ऐसे भी आपकी याद हो जाएगी। ये टोटल हुआ है, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर कहाँ हुआ है? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। मैप पे जाओ, हम वहां पे गए थे, मिजोरम खड़े हैं हम, वहां पे बड़ा है, फिर हम इतनी दूर सीधा नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आ गए, नहीं, उड़ीसा होते हुए आए, फिर इधर आ गए, या फिर गुजरात होते हुए उड़ीसा होते हुए फिर गए। ठीक है, सोमनाथ जी, पुरी, ऐसे लिंक कर लो, फिर हम मिजोरम चले गए, पहले 2 तीर्थ किए, फिर हम नॉर्थ ईस्ट चले गए घूमने, ऐसे लिंक कर लो। एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कहाँ पे है? एरिया वाइज एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। अच्छा, अब ये परसेंटेज वाइज पूछेगा फॉरेस्ट कवर, तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार। अब ये सारे डिफरेंस हैं, ये वैसे याद हो जाएंगे आपको। अच्छा, आप जानते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या है? क्या कहता है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, क्या ऐसा कहीं पे है? हाँ, 19 स्टेट में ऐसा है। कहाँ पे? ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मोर देन 75% है, वो 8 स्टेट्स हैं। आप ये याद करो मत करो, आपके ऊपर है, बस हल्का सा एक स्टेटमेंट आ सकता है कई बार, उसमें याद रखना। ठीक है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, एक बार देख सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लॉस एमपी का देख सकते हो, एमपी आप वैसे तो कितना बड़ा स्टेट है ना, तो एमपी आए, ध्यान रखना। ट्री कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मारा, यूपी। महारा कहते हैं ना, हमारा, मारा यूपी, मारा यूपी में सबसे ज्यादा ट्री कवर है, पेड़ है सबसे ज्यादा। यूटीज जहाँ पे लार्जेस्ट ट्री कवर है, चंडीगढ़, यूटी और स्टेट दोनों। परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया से पूछ रहा है ये, चंडीगढ़, दिल्ली, केरला। जहाँ पे पॉजिटिव चेंज देखा गया है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी। और हिल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स यूटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, अरुणाचल, उत्तराखंड, कर्नाटका। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने आपको बताया अभी। बस इतना ध्यान रखना, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ऊपर नहीं आएगा सवाल, ध्यान रख के चलो। और सुनो, एक तरीका और है, वो छोटे छोटे से स्टिकर आते हैं ना, स्टिक ऑन, येलो कलर के, उनको आप आराम से चिपका लो अपना एक बार। एक स्टिकर पे आईएसएफआर रिपोर्ट आपकी आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीजें बार बार एग्जाम से पहले देखनी पड़ेंगी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेमोरी में रहती है। जैसे आप कार्बन स्टॉक नहीं भूलोगे, कार्बन सिंक नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। फैक्ट को याद करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। मैनग्रोव क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैनग्रोव खास है, सबसे पहले तो ये दिमाग में से स्टोरी बनाए करो। ये खास किस्म के पेड़ पौधे, झाड़ियां, वनस्पति हैं, जो समुद्र के खारे पानी और नदी के मीठे पानी जहां मिलते हैं, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे एज इफेक्ट देखा जाता है। पुरानी क्लास रिवाइज करो, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, उस पे होते हैं, दलदले होते हैं, कीचड़ वाले होते हैं, उसमें भी ये जड़ पकड़ लेते हैं। मतलब गजब के हैं ये, एकदम फाइटर हैं दुनिया में ये। और इनके जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो बाहर की तरफ फैली होती हैं, उनको कहते हैं प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स, या फिर नेमेटोफोर्स, ताकि कीचड़ पानी दोनों में सांस ले सके वो। ठीक है, तो सुपर हीरो पौधे हैं, मैंग्रोव इज अ सुपर हीरो। जो जहां उग जाते हैं, जहां ज्यादातर पौधे मर जाते हैं, तो आप बी अ मैंग्रोव इन लाइफ।
मैंग्रोव बनिए आप। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे बड़ा क्षेत्र तो सुंदरबन है, फिर अंडमान निकोबार है, उड़ीसा भितरकनिका, आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, रत्नागिरी महाराष्ट्र वाला एरिया है, गुजरात का कच्छ है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सुनामी तक को रोक लेता है मैंग्रोव, मिट्टी का कटाव रोकता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, कार्बन स्टोर करता है, कार्बन स्टॉक यहाँ बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, तो समुद्र किनारे खारे जंगल हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाहर सांस लेने वाली जो इनकी जड़ें होती है उनको क्या कहते हैं? नेमेटोफोर्स। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है मैंग्रोव डाइवर्सिटी, मतलब इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बाद हम ही हैं, हमारे पास हैं ऐसे फाइटर। आप लोग भी तो हो फाइटर, मैंग्रोव्स ही तो हो आप लोग कि नहीं, बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो जगह है जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी देखी जाती है। एरिया सबसे बड़ा सुंदरबन का है, ठीक है। और भीतरकनिका उड़ीसा जो है, इसको मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज कहते हैं। अब थ्रेट चल रहा है, आप जानते हैं, याद रखना, मैम ने बताया था कि थ्रेट्स चल रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, खेती बढ़ रही है, एक्वाकल्चर के लिए, एक्वाकल्चर भी एक थ्रेट है। एक्वाकल्चर क्या होता है? मछली और झींगे वींगे की जो फार्मिंग होती है। प्रदूषण बहुत है और क्लाइमेट चेंज तो हर जगह आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 7.43 से डिक्रीज हुआ है सिंस 2021, ठीक है। अब देखो है कितना, 1% आएगा अगर मान लो लाइन में लिखा हुआ, तो 1% से कम है, ये रहा 0.15% है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, मैंने आपको बताया, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, ये तो याद हो ही जाएगा। घटा सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात, अंडमान एंड निकोबार में। क्लियर सी बात हो गई? इतने पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, 2 बार और पॉज कर लो, वीडियो रिवाइज कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं हम पॉल्यूटेंट, इनको कहेंगे हम असामाजिक तत्व, उनका घुल जाना। आपके दिमाग में हो सकती है पॉल्यूशन, एयर में हो सकती है, वाटर में हो सकती है, सॉइल में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कुछ भी गलत चीज आके मिल गई है जो अच्छी नहीं है, वो पॉल्यूशन है। दिमाग में कचरा भर गया आपके, बिल्कुल रील देख देख के निकालो उसको बाहर। कैसे निकलेगा? मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, निकल जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? एंथ्रोपोजेनिक क्या है? यही रील्स देख देख के जो कचरा भर लिया आपने दिमाग में, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कचरा भर गया है दिमाग में, उसको कहते हैं पॉल्यूशन। अब कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बिल्कुल कुछ तत्व भी तो होते हैं जो आके बहुत परेशान करते हैं किसी को। अब ये नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब में से अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना बाहर आ रही है, बेकार भी तो आ रही है, मैनमेड तो है ही है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एग्जाम्पल तो देखो लिखा मिल गया आपको, होते क्या है ये आप मुझे बता सकते हो क्या? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फर्स्ट जो होते हैं 1 डिग्री, ये सीधे सोर्स, सीधा सोर्स, ऐसे याद रखना, सीधे सोर्स से निकलते हैं, बिना किसी बदलाव के हवा को गंदा कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट है ये एकदम। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से निकलता है, धूल, मिट्टी, राख, ऐश, और NOx आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मतलब ये वैसे ही हवा में जाएंगे और तुरंत पोल्यूशन फैला देंगे, मतलब इतने पूरे तत्पर तैयार बैठे हैं ये। सेकेंडरी होते हैं जो सीधे डायरेक्टली सोर्स से नहीं निकलते, बल्कि प्राइमरी PP के साथ मिलते हैं ये, उसके साथ अपना कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं ये, और फिर ये SP बनते हैं। समझ रहे हो? डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं ये, PP के साथ मिलके SP बन रहे हैं। ओजोन, सूरज की रोशनी और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ मिलके हाइड्रोकार्बन्स का पूरा चेन रिएक्शन बनता है। स्मॉग, धुंध और धुआं। एक होता है पैन, क्या कहते हैं इसको? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिड रेन, तेजाबी बारिश जिसको कहते हैं, SO2 प्लस NOx, इससे प्लस पानी, इससे बनता है ये। मतलब ये बाद में हवा में दूसरे पोल्यूटेंट्स से साथ मिलके खराब होते हैं ये। फ्लाई ऐश कंबशन ऑफ कोल से निकलती है, बस सांसों में चली जाएगी आपके, आपको पता ही नहीं चलेगा। निकोटीन, ये देख, पता ही है आपको क्या चल रहा है आजकल, कितना खराब चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। अब पोल्यूटेंट और उनकी डिटेल्स भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अभी आपने देख लिए, मैंने आपको कहाँ पे बताए हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे आपको चीजें बेटर रहे। व्हीकल एमिशंस, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हेल्थ इंपैक्ट क्या डालते हैं ये? हेल्थ इंपैक्ट ये डालते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इनसे। ये सवाल PCS का बड़ा ही फेवरेट सवाल है। अब ये फेवरेट सवाल कैसे है PCS का, ये आप जानते होंगे और आपने डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये बीमारी इन्फेंट्स को होती है,
छोटे बच्चों को। इसमें स्किन, लिप्स, नेल्स ब्लू हो जाते हैं। होता क्या है, बच्चे के खून में जब ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचता है तो खून नीला सा दिखने लगता है। कारण है नाइट्रेट्स से भरा पानी। जब नाइट्रेट शरीर में जाएगा तो खून में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में बदल देगा बच्चे के शरीर में जाके। ये ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाएगा। ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया, और ये हो जाएगा उसकी वजह से। यही सवाल आया था कि ब्लड में जाके क्या बनाता है। आप बोलोगे नाइट्रेट से होता है ये पोल्यूशन, बोलोगे ना, यही तो बोलोगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन जब नाइट्रेट शरीर में जाएगा उसके बाद क्या होगा, सवाल पीसीएस ने इस पे बोला था और सारे बच्चे फैल गए थे, उसमें लेट गए थे वहीं। ठीक है, तो आप इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो जमीन जो नाइट्रेट युक्त दूषित पानी है उससे बच्चों को बचाना है। इतनी बात याद होगी होगी डेफिनेटली। अब है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी बहुत बड़ा कल्प्रिट चल रहा है, आप देख ही रहे हैं आजकल कितनी ज्यादा दिक्कतें इस कंपाउंड की वजह से चल रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग तक हो जाती है। ठीक है, खून पे इसका बहुत असर होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है HB, मैंने शायद ऊपर HG कर दिया, कोई नहीं, वो ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर तक पहुंचाता है ना, हीमोग्लोबिन का यही तो काम होता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा हवा में ज्यादा, तो ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से और मजबूती से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऊपर कुछ और बन रहा था, इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कर लेना। इसमें CO पॉइजनिंग हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों बातों में फर्क प्लीज ध्यान से देख के चलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही डेंजरस चीज है। सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इससे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं कुछ, PM2.5, PM10, ये व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, फायर इंडस्ट्री से निकलते हैं। लंग्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं ये, और अस्थमा हो जाता है, और बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। पार्टिकुलेट मैटर तो आपको पता है, ये छोटे छोटे ठोस कण होते हैं। दे आर सॉलिड पार्टिकल्स। इनको ये क्वेश्चन आ सकता है, लिक्विड गैस लिख देगा वो, दे आर सॉलिड पार्टिकल्स। और तरल बूंदे होती हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, PM10 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, धूल, धुआं, ये सब। और 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कण होते हैं, तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये आपका इसमें बदल सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हाँ इसको कहते हैं। तो ये सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन कारण है। इंडोर स्मोक है, लंबे टाइम तक ब्रेथलेसनेस हो जाती है, छाती में जकड़न हो जाती है, म्यूकस निकलता है, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, ओजोन भी एक पोल्यूटेंट है ना। वैसे तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है आप बोलेंगे, बट इट इज अ पोल्यूटेंट, क्योंकि सनलाइट एक्ट करती है NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तभी ये बनता है। इससे भी बहुत दिक्कत होती है। बेसिकली इन सबसे सांस की दिक्कत होती है। और आप देखना, अब जो मौसम चलेगा ना सितंबर के बाद का, अक्टूबर, दिवाली के आसपास का, उसमें ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर एक आपका होता है लेड। अब लेड जो है ये एज एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होता है इंजन में, एंड ओल्ड पेंट्स, बैटरीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इसका मेन सोर्स है। और ये भी बहुत ही खतरनाक जो है, अलग अलग किस्म की बीमारियां इससे हो जाती हैं। अब लेड का, अब आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट को बता सकता है होता क्या है? देखो, होता ये है, जब पहले जमाने में गाड़ियां जो हैं उसमें पेट्रोल, मतलब गैसोलीन होता है ना कंपाउंड, वो डाला जाता था, तो इंजन में नॉकिंग होती थी। मतलब जब इंजन में ईंधन समय से पहले फट जाए और आवाज हो और उससे झटका पैदा हो, उसको नॉकिंग कहते थे। इसको रोकने के लिए एक केमिकल इसमें मिलाया जाने लगा, जिसको एंटी नॉकिंग एजेंट बोलने लगे, और वो केमिकल होता है TEL, टेट्राइथाइल लेड। अब इसमें होता है लेड। अब इससे क्या होता है, वो इंजन तो स्मूथ हो जाता है, पर बस वही क्लाइमेट को ये कर देते हैं खराब बहुत ज्यादा। तो अब लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। न्यूरोटॉक्सिक है, ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, किडनी, नर्व्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कोई चीज खराब कैसे हो सकती है? तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हैं क्या? जो जल्दी उड़ जाएंगे। वॉलेटाइल है, इवेपोरेट हो जाएंगे, फट से गायब हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन वाले केमिकल्स हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है? पेंट, वार्निश, परफ्यूम, डियोज, रूम फ्रेशनर्स, पेट्रोल, डीजल में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, सिगरेट के धुएं में, और कहाँ बताऊं, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में। तो बहुत दिक्कत करते हैं, कैंसर तक का रिस्क हो जाता है इनसे। हाँ, तो गेहूं खाने से कैंसर बता रहे हैं खैर लोग बाग, पर चलिए। अमोनिया सोर्स एग्रीकल्चर है, मैन्योर, फर्टिलाइजर, आय और इरिटेशन देते हैं ये।
बेंजीन, एमिशंस फ्रॉम फ्यूल एंड टबैको स्मोक, ल्यूकेमिया हो जाता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पल्यूटेंट्स हो गए। डायरेक्टली पूछेगा आपसे कुछ ऐसा तो अब आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब ये ना सोचिएगा इसको बैठ के कि हमें समझ नहीं आया या अच्छे से नहीं पता चला, इससे अच्छे से कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा हंसते मुस्कुराते ही पढ़ाई करनी है, हमने ये डिसाइड कर रखा है ना? यू ऑल अग्री विद मी ऑन दिस? यू शुड अग्री। वाटर पल्यूटेंट्स, अब ऐसी असामाजिक तत्व बेचारे पानी में मिल गए हैं जाके, उससे हो जाता है यूट्रिफिकेशन। इसको कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। ये वर्ड भी लिखा है अगर तो ये एक ही मतलब है। जब कोई झील, जब कोई तालाब, कोई नदी, इसमें खाद, गंदगी, नालों का पानी, अब इसमें क्या है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस वाले तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, जब ये इसमें मिल जाए तो उसमें एल्गे प्लस जल घास, जल वाली जो घास होती है ना, वो बढ़ जाती है। इससे होता क्या है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। सारे टर्म्स हैं ये। पानी की सतह के ऊपर काई जम जाएगी, धूप नीचे नहीं पहुंचेगी, पौधे जलीय जीव मरने लगेंगे, मरने के बाद सड़ने लगेंगे, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मछलियां और बाकी जीव दम घुटने से मर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये, और वो ऊपर आ जाएंगे, फिर जब मर जाते हैं ना तो ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं मरे हुए। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी के साथ ये लिंक कर लो। पानी में गंदगी मौजूद है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना। अभी जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, अब आपको तैरते हुए नजर आ रही होगी वो गंदगी, खाना, पत्ते, ये सब। इसको खाने के लिए बैक्टीरिया हो चाहिए। बैक्टीरिया आ जाता है जब कोई चीज मर जाएगी, सड़ जाएगी। अब वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। पानी में जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतना ज्यादा बैक्टीरिया होगा, गंदगी बैक्टीरिया उतनी ज्यादा ऑक्सीजन खत्म, GbO2। ठीक है, ज्यादा पानी अब देखो, जितनी ज्यादा जो ये ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी को कहते हैं BOD का बढ़ जाना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाना, खपत बढ़ गई है। ज्यादा BOD, फॉर्मूला लिखो, ज्यादा गंदा पानी, ज्यादा गंदा पानी, कम BOD, साफ पानी। क्लियर? काई वाली बीमारी, और BOD क्या है? पानी की सांस लेने की क्षमता का टेस्ट। सिंपल सी बात यह है। क्लियर? लेदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा केमिकल पोल्यूशन कॉज करती है, एज इट इज फैक्ट, याद रखना। अब वाटर पोल्यूटेंट्स में आप देख सकते हो क्या, नाइट्रेट्स, वही फर्टिलाइजर्स, सीवेज। अभी जो चीज हवा में जा रही है वो पानी में भी तो घुल रही है, सारी चीज थोड़ी हवा में उड़ जा रही है। इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आ गया। देखो मैं आपको ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कुछ भी। फॉस्फेट से डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, सीवेज से निकलता है, यूट्रिफिकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। हैवी मेटल्स, इनसे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में होते हैं ये, माइनिंग ओल्ड पाइप्स में होते हैं। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है, फ्लोराइड से नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है, फ्लोरोसिस से कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। ऐसी ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ से निकलते हैं भाई, पानी, ऑयल स्पिल्स बहुत बड़ा कारण है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लीक कर जाना, बोट लीक्स, स्किन इरिटेशन, कैंसर। प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स, अब ये तो आपके फेस वॉश में भी है। वो जो स्क्रब आप यूज करते हैं ना, वो ना यूज कीजिए, वो सब जाता है नीचे बेचारा पानी में, गंदा करता है पानी को। तो ऐसा आप नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे। इम्पैक्ट इंजेक्शन बाय मरीन एनिमल्स, बहुत ही दुखद कुछ फोटोग्राफ्स दिखेंगे आपको इंटरनेट पे कि पूरा वेल के अंदर, पूरा जब वो मर गई है उसको निकाला तो अंदर प्लास्टिक की पॉलिथीन है उसके एंड व्हाट नॉट। क्लियर बात? चलिए, अब ये नेक्स्ट हमारा है साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन भी तो हो रहा है आजकल, डीजे के कंपटीशन नहीं होते कांवड़ में। सिंपल सा एग्जांपल, जो लोग इस बेल्ट के हैं, वेस्ट यूपी बेल्ट के, वो शायद बेटर समझ पाएंगे इस चीज को। दिल्ली वाले भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो कांवड़ यात्रा में आजकल डीजे जाते हैं वो बहुत साउंड पोल्यूशन फैलाते हैं। यूनिट क्या है साउंड की? डेसिबल। ग्रीन मफलरिंग किसे कहते हैं? आप देखना नॉर्मल भी कभी आप जाओ अपने शहर में निकल के, तो आजकल हाइब्रिड ट्रीज यूज हो रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अशोक के पेड़ हैं और भी बहुत सारे हैं, नॉइज एब्जॉर्बर का काम करते हैं ये। और इससे ना एयर पोल्यूशन भी कम होता है ग्रीन मफलर से। लेकिन ये आप जब ग्रीन मफलर आएगा और एयर और साउंड दोनों होगा तो साउंड लगाना, ठीक है? अब अलग अलग चीजों की अलग अलग डेसिबल होती है, थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे तो ऐसे नहीं पूछेगा। अब विस्परिंग मतलब ऐसे खुसफुसाहट आई आवाज, तो इसको कहते हैं विस्परिंग। ऐसे बोलना किसी को 20 डेसिबल है। मरमरिंग इज मरमरम, ऐसे कुछ 30 डेसिबल है। पीसफुल साउंड, बैठे हैं आप आराम से, 40 है वो। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 है। अब देखो ट्रक देखो जरा, अब जेट इंजन देखो जरा, रॉकेट इंजन देखो जरा क्या कर रहा है। तो ये तो आप खुद ही लगा लेंगे मेरे हिसाब से अगर आया तो।
ठीक है, अब हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन और उससे होने वाले रोग। देखिए, लेड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब एक आपका होता है, कैडमियम से होता है इताई इताई आउच आउच डिजीज। नाम तो बहुत अच्छा, आपको पता ही चल जाएगा। ये बीमारी क्या है, ध्यान से सुनना। ये हड्डियों की बीमारी है, बोन्स की और किडनी की। एक चीज याद रखना, जो कैडमियम के जहर से होती है, इताई इताई, इट्स अ जापानीज वर्ड, जिसको जापानीज भाषा में कहते हैं आह आह, आउच आउच, आह, ये वाला आह, ठीक है, आउच आउच। होता क्या है, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि वो ऐसे दर्द में करहा रहा होता है बार बार। अब ये 1912 में सोचिए आप, देखी गई थी बीमारी। टोयामा करके एक जगह है, प्रांत है बेसिकली जापान में, वहां ये देखी गई थी। अब वहां हो क्यों रहा था, वहां की नदियों में, वहां की एक खदान से कैडमियम निकल के पानी में घुल गया था। उस पानी से उगा हुआ चावल और अनाज लोग खा रहे थे, ऐसे ये बीमारी थी। क्लियर हो गई बात। अब ऐसी एक बीमारी होती है मिनेमाटा डिजीज। डायरेक्ट पूछेगा किससे होती है, एम फॉर मिनेमाटा, एम फॉर मरकरी। अब ये तो मैंने कैडमियम की आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि वो जल में बह के ऐसे चावल वगैरह में मिलके चली गई थी, तो ये नहीं भूलोगे आप। लेड पे मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना रखी है अभी। अब ये क्या होता है, मिनेमाटा डिजीज में बहुत ही ज्यादा गंभीर एक बीमारी है जो मरकरी के जहर से होती है। अब क्या होता है, ये बेसिकली होती है मिथाइल मरकरी से। मिथाइल मरकरी से दूषित मछली, मछली मिथाइल मरकरी, मछली मिथाइल मरकरी, MMM। और जो समुद्री खाना लोग खाते हैं उससे ये होता है। ये सबसे पहले 1950s में देखी गई थी। और जापान का ही शहर है मिनेमाटा, वहां पे एक फैक्ट्री ने पारे को, पारा तो समझ गए, मरकरी को समुद्र में छोड़ दिया था। मछलियां, झींगे, उन सब में पारा जमा हो गया था। अब आपको याद रहा होगा, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया था मैंने। ऐसे टॉपिक्स को लिंक किया करो आपस में, तो रिवाइज अपने आप हो जाएगा। तो अब बीमारी फैल गई, जो लोग इसको खाएंगे वो ठहरेंगे, मतलब लकवा हो जाता था इससे, हाथ पैर कांपते थे, ट्रेमर्स होते थे। और मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं एंड ऑल। तो इससे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। इससे बेटर मतलब मैं आपको नहीं समझा सकती, इससे बेटर समझने की जरूरत भी नहीं है आपको मेरे हिसाब से। अब है नॉक नी सिंड्रोम। जब कोई बच्चा या बड़ा खड़ा होता है और उसके दोनों घुटने आपस में छूते हैं, लेकिन टखने, जो नीचे के टखने होते हैं ना, उनके बीच की जगह रह जाती है, तो उसको कहते हैं नॉक नी। ठीक है, मतलब एक्स आकार की टांगे भी इसको कहते हैं। कारण क्या है, बचपन में हड्डियों का विकास ठीक से ना हो पाना। ये विटामिन डी की कमी से बहुत होता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसीलिए होता है, मतलब ये फ्लोराइड के प्रदूषण से हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब नाइट्रेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्लूबेरी सिंड्रोम पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे सवाल आया और अगर आपका गलत हुआ, छोड़ देना, तैयारी हो सुधर। अब एक आर्सेनिक से होता है आपका ब्लैक फुट डिजीज। अभी एस्बेस्टस पे भी आ रही हूँ, रह गया हूँ। ब्लैक फुट डिजीज क्या होता है, ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो पैरों की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लैक फुट ब्लॉक कर देता है नसों को। आर्सेनिक से जहरीला पानी, मतलब आर्सेनिक से मिला हुआ पानी, ये बीमारी सबसे पहले ताइवान में देखी गई थी। वहाँ पानी में बहुत ज्यादा आर्सेनिक था, ये बीमारी फैलने लगी। सुनपन हो जाता था, नमनेस, ब्लैक हो जाती थी, क्या बोलते हैं, त्वचा पैरों की, तो ब्लैक फुट। ठीक है, तो कई बार तो एम्पुटेशन करना पड़ता था, पैर काटना पड़ता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना, इससे क्लियर कुछ नहीं है। एस्बेस्टस से ये डस्ट और लंग कैंसर जो होता है, एस्बेस्टस का यूज कहाँ होता है, आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए। एस्बेस्टस का जो यूज है वो निर्माण कार्यों में बहुत होता है, कंस्ट्रक्शन में, इंसुलेशन में, ऑटोमोबाइल्स में। और इसमें क्या होता है, इसके जो रेशियो होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये हवा में उड़ के फेफड़ों में चले जाते हैं, इसीलिए देखो लंग कैंसर होता है। आया, एक बीमारी होती है ना, एस्बेस्टस या एस्बेस्टोसिस, इसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में रेशे जम जाते हैं, लंग कैंसर हो जाता है। एक और होती है मीसोथेलियोमा, वो भी इसी की वजह से होती है बीमारी। ये फेफड़ों की झिल्ली में होता है, ये भी इसी के प्रदूषण से होता है। तो मेरे हिसाब से असल में ये सस्ता होता है, बहुत मजबूत होता है, आग रोधी होता है, मतलब फायर रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए फेफड़ों का कैंसर तक ये कर सकता है। क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। यहाँ हमारा एनवायरनमेंट का रिविजन खत्म हो जाता है। आपको अच्छे से चीजें रिवाइज करनी है। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, और सब बच्चे बोलते रहते हैं पीडीएफ पीडीएफ, आप ये पीडीएफ के लिए हमारी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं,
टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन चल रहा है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको सारी डिटेल्स, सब लेक्चर्स का स्केड्यूल, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप और डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा ग्रंथ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड है ये, वन ऑफ इट्स काइंड। आई चैलेंज यू ऑल कि ये आपने नहीं पहले कभी देखा होगा। आई हम्बली चैलेंज यू ऑल, ठीक है। और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस मॉड्यूल में। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस। ये हमारे बाकी के हमारा करंट अफेयर्स का मॉड्यूल चल रहा है। बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, देखिए थोड़ा पढ़ के बार बार रिवाइज करने से सिलेक्शन होगा। क्लियर? अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई हूँ, और इन 5 लेक्चर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। इन 5 लेक्चर्स मतलब अगर आपने इसके अलावा कुछ और कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है एनवायरनमेंट भी होता है कुछ, वैसे तो ऐसा नहीं केस होगा, तो इन 5 लेक्चर्स से भी आप 90% क्वेश्चंस लगा पाएंगे, इनफैक्ट मोर देन 90%। अब बहुत ही डिटेल में हर कोई ट्रिक, हर कोई निमोनिक आपको चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम जरूर फॉलो कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।